फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। कल हमने इसका चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर लिया था। ओवरऑल कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी तो आप लोग डाउट मुझे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो वही हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्वेंशंस, ऑब्जर्व दियर इम्प्लीकेशन वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ये सीखने वाले हैं। और फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं, उन तीनों को पढ़ने वाले हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस बताई गई हैं। सबसे पहले बताया गया एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटीरियलिटी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन। हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। तो बोल रहे अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की भाषा है अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट communicate financial information to various stakeholder for decision making purpose। वो कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंटेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स को दी जाती है। किस लिए दी जाती है? डिसीजन मेकिंग के लिए दी जाती है। Therefore, it is important that financial statements prepared by different organizations should be consistency over a period of time in the preparation of these financial statements. Every accountant starts following his own norms and nations for accounting of different items, then there will be a very much confusion। वो कह रहे हैं कि अगर अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के मोड से आप किसी स्टेक होल्डर को दे रहे हो तो आप इस तरह से प्रोवाइड कराइए ताकि वो समझ सकें, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अगर हर एक अकाउंटेंट अपने ही तरह से एक एक्सपेंस, पर्टिकुलर एक्सपेंस का या पर्टिकुलर एंट्री का ट्रीटमेंट करने लगेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो जो भी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लिए रेंट एक एक्सपेंस है, मैं उसको किसी दूसरे तरह से प्रेजेंट कर रहा हूं, कोई दूसरा अकाउंटेंट दूसरे तरह से, तो ये तो कंफ्यूजन का मुद्दा बन जाएगा। तो इन सब कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए और यूनिफॉर्मिटी अकाउंटिंग प्रोसेस को अचीव करने के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जिसका नाम है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम लोग इंडियन गैप्स भी बोलते हैं। द टर्म गैप्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रूल्स डेवलप्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये क्या करते हैं? रूल्स बताते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे उसके आपको रूल्स बताएंगे। एंड आर कॉल्ड कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिफाइन द अजम्पशंस ऑन द बेसिस विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज प्रिपेयर्ड। आपको अजम्पशंस बताते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कौन कौन सी अजम्पशन लेनी पड़ेगी जिसके ऊपर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। फॉलोइंग आर द वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। अब देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं कहलाते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट 3 ही होते हैं हमारे, बाकी सब प्रिंसिपल्स होते हैं। तो यहाँ पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट है, और एक हमारा कंसिस्टेंसी। ये 3 कॉन्सेप्ट है, बाकी सब क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं। और यही 3 हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होती है। बाकी जो हमारे प्रिंसिपल्स बचते हैं वो क्या क्या होते हैं? मटीरियलिटी, मैचिंग,
सेपरेट एंटिटी, मनी मेजरमेंट, डुअल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड, फुल डिस्क्लोजर, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं जिसका नाम होता है मटीरियलिटी। तो मटीरियलिटी को उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया ये हम लोग पढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल द आइटम्स विच आर मटीरियल इनफ टू अफेक्ट इवेल्युएशंस और डिसीजन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे ही आइटम्स को डिस्क्लोज करना चाहिए जो कि मटीरियल है और जो कि डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं, इवेल्युएशंस को अफेक्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर्स द रिकॉर्ड ऑफ सच इवेंट्स विच आर सो इनसिग्निफिकेंट दैट द वर्क ऑफ रिकॉर्डिंग देम इज जस्ट अनजस्टिफाइड बाय दियर यूजफुलनेस। वो कह रहे हैं आप ऐसे छोटे छोटे खर्चे और चीजों को रिकॉर्ड मत करो जिसका कोई महत्व ही नहीं है, जो सिग्निफिकेंट ही नहीं है। जो सिग्निफिकेंट है उनको आप रिकॉर्ड करो, जो मटीरियल है। मटीरियल का मतलब अभी हम लोग समझते हैं, दैट इज माइनर एक्सपेंडिचर ऑफ ₹6 फॉर द परचेज ऑफ न्यू शार्पनर। अब आपने एक शार्पनर खरीदा ₹6 का, उसको आप क्यों लिखोगे बैलेंस शीट में? उसको पीएल में डालो, खर्चे में खत्म करो। ये कोई एसेट थोड़ी है आपकी। अगर आपके पास एक शार्पनर है तो क्या उससे आपके यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ फर्क पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करने में हाँ या ना में कुछ मतलब पड़ेगा? वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। शार्पनर क्या है? एक नॉर्मल चीज है। यही आपके पास एक बिल्डिंग है, एक लैंड है, बड़ी अमाउंट की कोई मशीन है, तो उससे उस पर फर्क पड़ेगा, तो वो आप रिपोर्ट करो। वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, ये इनसिग्निफिकेंट है। All the important facts and all the important figures must be shown in the financial statement separately। जो कि important facts and figures हैं वो तो आपको अपने financial statement में separately disclose करने चाहिए। फालतू की चीजें नहीं। आपके ऊपर एक केस चल रहा है, 50 लाख रुपए जा सकते, भाई बता दो ना। आपके पास एक लैंड है 2 करोड़ की, लिखो। आपके पास बिल्डिंग है 5 करोड़ की, लिखो। आपके पास मशीन है 10 करोड़ की, लिखो। ये सब चीजें है ना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये आपको अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज करनी चाहिए। अब आप बता रहे हो कि 10 कटर हैं, 2 रबड़ हैं, 4 पेंसिल हैं, 10 कैलकुलेटर हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है। आप समझ रहे, मटीरियल चीजों को आपको दिखाना चाहिए जिससे कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन हाँ से ना और हाँ से ना में बदल सके। अगर मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाना है, ठीक है, अगर मुझे किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो मैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा, कितनी स्ट्रांग कंपनी है, कि अगर पैसा डूब गया तो मैं क्या करूंगा? भाई उसके पास एसेट है, अब उसने बता रखा कि 5 करोड़ का ये एसेट है, 6 करोड़ का ये है, 10 करोड़ का ये, तो मैं देखूंगा हाँ ठीक है इसमें कर लूं। उसी के सामने मुझे दूसरी कंपनी जो बता रहा है 50,000 कैलकुलेटर है, 10 रबड़ है, 3 कटर है, 4 पेंसिल है, तो मुझे कोई फर्क नहीं, उसमें डिसीजन नहीं, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो कैसे मेरा यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन बदल रहा है, यही मैं समझाना चाह रहा था आप लोग कि आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देनी है जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन चेंज हो पाए। उसको ही मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बोला गया है। अगला जो हमारा प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं मैचिंग। अकॉर्डिंग टू द मैचिंग प्रिंसिपल ऑल द कॉस्ट विच आर अप्लीकेबल टू रेवेन्यू of the period should be charged against that revenue accordingly for matching cost with revenue। अब देखिए वो कह रहे हैं कि आपके जो भी खर्चे हैं, जो भी इनकम है, वो एक ही पीरियड की होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, वो गलत हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने परचेज किया, मेरे पास 2 ईयर का डाटा है, 23 का है और ये 24 का है। यहाँ पे परचेज मेरी 10 लाख रुपए है, यहाँ पर 20 लाख रुपए है, यहाँ पर एक्सपेंस मेरे 2 लाख रुपए हैं, यहाँ पर एक्सपेंस मेरे 1 लाख रुपए हैं, यहाँ पर मेरी सेल जो है 15 लाख रुपए की है और यहाँ पर मेरी सेल 35 लाख रुपए की है, या यहाँ पर मेरी सेल
22 लाख की है। अब देखो मैंने निकाला प्रॉफिट, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 22 लाख माइनस 20 लाख माइनस 1 लाख, तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख। अब मैंने क्या चालाकी की, मैंने कहा रेवेन्यू तो यही वाला लो। अब मुझे लोगों को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी दिखानी है, तो मैंने क्या कहा रेवेन्यू ये वाला ले लिया, सेल परचेज ले ली 2023 वाली 10 लाख रुपए, और खर्चे ले लिए इस साल के 1 लाख रुपए। तो अब मेरा कितना आ रहा है, 11 लाख रुपए प्रॉफिट। अभी 1 लाख था, अब 11 लाख। तो ये क्या हो गया, आपने जिस ईयर का रेवेन्यू था उस ईयर के खर्चे नहीं लिए, तो ये बात तो गलत है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जिस ईयर का रेवेन्यू ले रहे हो उसी ईयर के खर्चे और इसी ईयर की सारी इनकम आपको कंसीडर करनी है, जिससे कि आपका ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाए, अदरवाइज आपका ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा मैचिंग प्रिंसिपल हमें क्या सिखाना चाहता है। उसके बाद में आता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको भी प्रिंसिपल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन ए बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। It is the assumption not followed by the financial status and operating result of business entity cannot be ascertained। वो कह रहे हैं कि आपको क्या मानना है बिजनेस में कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, दोनों लोग एक ही नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। जब बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ पैसा लगाएगा तो वो बिजनेस के लायबिलिटी और उसको कैपिटल में शो करेंगे, और जब बिजनेसमैन पैसा लेकर जाएगा तो उसको हम लोग ड्राइंग के नाम से दिखाएंगे। ठीक है, दोनों को कभी भी एक नहीं मानना है, दोनों को अलग अलग मानना है। उसके बाद में आ जाता है आपका मनी मीजरमेंट। मनी मीजरमेंट क्या होता है, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दी अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप सिर्फ वही ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करोगे अकाउंटिंग में जिनको आप मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, लिख सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे कि अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड ए quarrel between the production management manager and sales manager. It does not report that a strike is beginning। मतलब आपको ये चीजें नहीं लिख सकते कि स्ट्राइक होने वाली है, मेरा एम्प्लॉय बहुत ईमानदार है, मेरा एम्प्लॉय बहुत बेईमान है, ये चीजें आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे जो कि आप पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो, पैसों में मीजर कर सकते हो, मनी में मीजर कर सकते हो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोइंग कंसर्न, ये आपका कॉन्सेप्ट भी है और ये आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन भी है। कह रहे हैं एज पर दिस अजम्पशन इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस ऑन द अजम्पशन दैट इट इज कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज। वो कह रहे हैं कि जब कभी भी आप अपने अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन करते हो, उसकी रिकॉर्डिंग करते हो, अपनी अकाउंटिंग करते हो, तो हमेशा आप लोग यही मानते हो कि आपका जो बिजनेस है वो हमेशा चलता रहेगा, फ्यूचर में वो बंद नहीं होगा। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। ठीक है, ये आपको अजम्पशन लेकर चलनी पड़ती है। उसके बाद में आता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट, और ये भी हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होती है। The accrual concept under accounting assumes that revenue is realized at the time of sale of goods or service, irrespective of the fact when the cash is received। वो कह रहे हैं जब आपने सेल करी कोई प्रोडक्ट, अब आपको उसका पैसा उसी टाइम मिल गया या आपने उधार में बेची है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट उसको रियलाइज्ड मानता है, और जब रियलाइज्ड मानता है तो आपको उसकी एंट्री कर लेनी है। मतलब क्या होता है कि इसमें आप उधार की एंट्री को भी रिकॉर्ड करोगे अपने अकाउंटिंग में, क्योंकि हमारे पास दो तरह की अकाउंटिंग सिस्टम होती है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, एक होता है एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। कैश बेसिस में क्या होता है, आपने कुछ सामान बेचा, अगर उसका कैश उसी टाइम मिल रहा है, कैश में सेल कर रहे हो, तो आप उसकी एंट्री करोगे। लेकिन अगर आपने उधार में बेचा, उसका पैसा आपको 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, इवन 1 दिन बाद मिलेगा, तो आप उसकी एंट्री उस टाइम नहीं करोगे। जब आपको पैसा मिलेगा तब आप उसकी एंट्री करोगे। इसको बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि आपका
रियलाइजेशन आज हो गया, वो ये मान लेता है कि रियलाइजेशन आज हो गया, इस वजह से आपको एंट्री आज ही करनी है, चाहे पैसा उसका आज ही आपको मिल जाए, चाहे 2-4 दिन बाद मिले या 10 दिन बाद मिले। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है कि हम उधार की एंट्रीज भी लिख सकते हैं। तो एग्जांपल दिया, फर्म सेल गुड्स 10 लाख ऑन 5 मार्च 2016 एंड द पेमेंट इज नॉट रिसीव अंटिल 15 अप्रैल 2016। द अमाउंट इज ड्यू एंड पेबल टू द फर्म ऑन द डेट ऑफ सेल 5 मार्च 2016। इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू फॉर द ईयर 31 मार्च 2016। सिमिलरली एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड irrespective of the fact when actual payment of these services are made। वो कह रहे हैं कि आपने 10 लाख रुपए का माल बेच दिया, कब बेचा? 5 मार्च 2016 को, लेकिन 15 अप्रैल तक आपको उसका पेमेंट नहीं मिला, लेकिन फिर भी एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि ये 10 लाख रुपए की सेल आप अपने उस ईयर के सेल में जोड़ोगे और दिखाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि आपने सेल की है, irrespective of the fact that you have not received the amount on that पीरियड ऑन दैट डेट। ठीक है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि उधार की एंट्री कर लो। डुअल एस्पेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ए डुअल एस्पेक्ट। वो कह रहे हैं कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ए डुअल एस्पेक्ट, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे। In other words, every transaction has at least 2 aspects. It one account is debited and another account is must be credited। मतलब जब आप कोई एंट्री करोगे तो एक अकाउंट आपका डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होना ही होना है, इसके अलावा आप एंट्री नहीं कर पाओगे। यही तो है डुअल एस्पेक्ट। ठीक है सर। The system of recording transaction based on this principle is called double entry system। ठीक है, या डुअल एंट्री सिस्टम। भाई डुअल एंट्री या डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि आपके हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे, 2 अकाउंट होंगे, एक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा और एक हमेशा क्रेडिट होगा ही होगा, अदरवाइज आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। It is because of this principle that the 2 sides of balance sheets are always equal and the following equation will always hold good at any point of time। वो कह रहे हैं इस एस्पेक्ट की वजह से आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी, एक उसकी क्रेडिट साइड और एक उसकी डेबिट साइड, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, इसमें असेट और लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी और असेट, ये दोनों साइड हमेशा इक्वल होंगी, ये दोनों कभी भी अनइक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी आप एक एंट्री करते हो तो एक साइड डेबिट करते हो और एक क्रेडिट करते हो, सेम अमाउंट से करते हो। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच होगी। ठीक है, और इसलिए एक इक्वेशन जो बताई गई है ये हमेशा होल्ड गुड होगी, कभी भी ये इक्वेशन ऐसा नहीं होगा कि मैच नहीं हो रही है। और इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब आपकी जितनी भी एसेट्स हैं वो इक्वल होंगी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में भी समझूं कि आपने कुछ सामान खरीदा, आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी बिजनेस में, ठीक है, आपने फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ऑफिस के अप्लायंसेस खरीदे, आपने बहुत सारी चीजें खरीदी, आपके पास कैश है, आपके पास बैंक है, आपके पास डेटर है, स्टॉक है। ये सबकी जो मैंने कीमत निकाली वो कितनी थी? 1 करोड़ रुपए। अब ये 1 करोड़ रुपए में आपको ये भी तो देखना पड़ेगा आपका कितना पैसा था और बाहर का कितना पैसा था। भाई ये सब खरीदा कैसे? मैं कहूंगा मेरे पास पैसा था 70 लाख रुपए, वो मैंने लगा दिया। 70 और 1 करोड़ का सामान है तो 30 लाख रुपए कहाँ से लाए? तो मैंने कहा 10 लाख रुपए अभी लोगों के देने बाकी हैं, उधारी खरीदा हुआ है। तो अब मैंने कहा 20 लाख कहाँ से लाए? आपने कहा मैंने लोन लिया, लायबिलिटी आपकी। तो ये देखो ये हो गई होल्ड गुड। मतलब आपको ये बताना है कि असेट जो आपके पास है उसकी सोर्स क्या है, उसके लिए खरीदने के लिए पैसा कहाँ से है? अपना है तो कैपिटल है, लोन लिया है तो लोन दिखाओ लायबिलिटीज में, अगर क्रेडिटर्स अभी खड़े हुए उधारी में खरीदा तो वो क्रेडिटर्स दिखा दो। तो हमेशा ये आपकी ठीक आएगी कि जो भी एसेट है वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर है। या इसको हम दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे कि अगर हम असेट में से लायबिलिटीज घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पैसा कितना लगा है। अब हमें क्या है, ये 70 लाख रुपए नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि 1 करोड़ की मेरी
सारी एसेट है जिसमें से 10 लाख रुपए मुझे उधारी के देने, क्रेडिटर्स के मतलब लाइबिलिटी है। 20 लाख रुपए बैंक का लोन है जो कि लाइबिलिटी है। तो असेट में से लाइबिलिटी घटा दी मैंने, कितना बचा 70 लाख। ये क्या है, मेरी कैपिटल है। तो आप इस तरह से इसको पता कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा, इतना कुछ बड़ा काम नहीं है इसमें। Whenever a transaction is to be recorded, it has to be recorded 2 or more account to balance the equation। जब कभी भी आप एक ट्रांजेक्शन लिखोगे, रिकॉर्ड करोगे, तो आपको 2 अकाउंट में ही उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी इक्वेशन मैच हो जाए, अदरवाइज मैच ही नहीं होगी। जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन बता रहे हैं, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मोहन ने कैश लगा करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसकी एंट्री हम लोग क्या बनाएंगे, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम कैपिटल ही लगाते हैं। कितना, 70,000 और 70,000। तो अब देखो इसमें कैश क्या है, कैश तो हमारा करंट असेट होता है, तो असेट। अब आप इसकी इक्वेशन बनाओ, क्या बनाई थी हमने, कैपिटल प्लस, सॉरी सीधी लिखते हैं, असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैश क्या एसेट है 70,000 रुपए, इक्वल टू लाइबिलिटी आपकी 0 है, प्लस कैपिटल कितनी है 70,000 रुपए। मैच हो गई, 70 इक्वल टू 70। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने परचेज किया, आपका खर्चा है, आप एंट्री क्या बनाओगे, परचेज की परचेज डेबिट टू ऑन क्रेडिट है, मतलब क्रेडिटर से खरीदी होगी, तो 70,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, टेबल बनाइए नीचे। अब देखो गुड्स कितने हैं आपके, असेट में आएंगे, क्योंकि भाई गुड्स खरीदोगे, स्टॉक है आपका, तो वो स्टॉक मतलब करंट असेट है, तो असेट आपके 14,000 रुपए। लाइबिलिटी कितनी, क्योंकि आपने उधार में खरीदी, पैसा तो दिया नहीं, 14,000 रुपए। कैपिटल आपकी कुछ नहीं है, तो दोनों मैच हो गए। उसके बाद में विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 3,000 रुपए। आपने जब पैसे निकाले होंगे तो एंट्री क्या बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है ना। तो ड्रॉइंग अकाउंट क्या होता है, वो कुछ नहीं होता है, आपके कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस होता है। तो ये क्या है, आपने माइनस में 3,000 रुपए कर दिए, कैपिटल कम हो गई, और 3,000 रुपए आपके कैश में से भी कम हो गए, तो ये भी आपकी कंडीशन होल्ड गुल्लू हो गई। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ आता है गुड्स परचेज फॉर कैश। अब आपने कैश में खरीदे, 12,000 रुपए का आपके पास असेट आया, ये क्योंकि इन्वेंट्री में, और 12,000 रुपए आपके पास कैश में चले भी गए, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, ये 5,000 ऊपर का नहीं है, यहाँ का है। ठीक है, ये गलत लिखा है। वेजेस पेड 5,000 रुपए, तो ये 5,000 रुपए असेट में से गए कैश में से, और आपके ये एंट्री कैसे लिखी उन्होंने, वेजेस तो आपका खर्चा है, ये एंट्री आप लोग ठीक कर लीजिए। यहाँ पर है पेड आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा क्या होता है, लाइबिलिटीज। तो यहाँ से लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ, यहाँ से हमारा कैश 5,000 रुपए से कम हो गया। उसके बाद में पेड टू क्रेडिटर्स 10,000 रुपए, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, तो ये लाइबिलिटी कम हुई और 10,000 रुपए कैश कम हो गया। ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट मतलब उधार पे हमने बेचा, उधार पे जब बेचोगे तो आपके पास से क्या क्या कम होगा, एक तो सिर्फ गुड्स कम हो जाएगा आपके पास, और पैसा आएगा नहीं, डेटर आ जाएगा। तो देखो 22,000 रुपए का डेटर आया आपके पास, 18,000 का गुड्स कम हुआ, तो 4,000 रुपए क्या है आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट आपकी कैपिटल में जुड़ जाता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद में सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6,000 रुपए, आपने गुड्स बेचा तो 6,000 रुपए तो आपके पास आए, लेकिन उसका जो कॉस्ट थी गुड्स की 3,000 तो प्रॉफिट है, 3,000 रुपए कॉस्ट थी, तो कॉस्ट आपने माइनस कर दी गुड्स में से, क्योंकि गुड्स आपका इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आपका करंट असेट्स है, तो वहां से आपने माइनस की, और 3,000 रुपए आपने अपने प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ लिया। 9th देख लो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000 रुपए, आपने फर्नीचर खरीदा तो आपके पास असेट आया होगा 5,000 का। ठीक है, ये देखो असेट, फर्नीचर को इन्होंने असेट अलग से दिखा दिया।
ठीक है, ये भी एसेट ही होता है। और आपके पास से 5,000 रुपए कैश गया, मतलब एसेट ही कम हो गया, तो ये फिर से बराबर हो गया। फिर लास्ट एंट्री आपकी आती है रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से 11,000 रुपए मिले, तो कैश में मिले, कैश डेबिट हुआ, असेट है, डेटर से मिले, डेटर माइनस हो गया। तो अब अगर आप देखोगे तो सबका टोटल मैच हो जाएगा, ये 70 मैच, 14 मैच, -3 मैच, 12 में से 12 गए, 0 हो गया, और इधर ये भी 0 हो गया, -5 -10 18 22 और 4, 22 में से 18 का बचा 4 प्लस का, और यहाँ पे भी 4 है। हमें ये दोनों वर्सेस ये देखना है चार्ट, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना है। 6,000 में से 3,000 गया, 3,000 बचा, ये 3,000 मैच हो गया, -5,000 और यहाँ पे +5,000, तो ये दोनों 0 हो गए और ये भी 0 है। ये 11,000 प्लस का, ये 11,000 माइनस का, इधर 0, ये भी 0 हो गया। तो इस तरह से आपको ये बनाना होता है डुअल एस्पेक्ट का। उसके बाद में आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है, एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली फॉर ए लॉन्ग पीरियड। आपका बिजनेस कहते हैं, जैसे हमने गोइंग कंसर्न में पढ़ा था कि हम लोग मानते हैं कि वो लॉन्ग पीरियड में चलता रहेगा, लॉन्ग रन में कभी भी बंद नहीं होगा। द ट्रू रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन कैन बी असर्टेन्ड ओनली व्हेन द बिजनेस इज कम्प्लीटली वाउंड अप। भाई आप बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट कब निकाल पाओगे, जब आपका बिजनेस बिल्कुल कंप्लीट तरह से बंद हो जाएगा। असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड विल बी ऑफ नो यूज टू द प्रोप्राइटर। अब मैंने स्टार्ट करा और मैं 50-60 साल के बाद मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, तब मैं उसका प्रॉफिट निकालूं तो कोई यूजफुल होगा नहीं होगा मेरे लिए एज अ प्रोप्राइटर। द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। ये फ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेस्ट गलत लिखा है, ठीक है, फ्रीक्वेंट इंटरवल। तो हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं या यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो रिजल्ट को चाहते हैं कि एक छोटे छोटे टाइम पीरियड के बाद आपको पता लगता रहे। Thus the entire life of the firm is divided into the intervals for the measurement of the profit of the business। तो आपको अपने बिजनेस का जो भी टोटल लाइफ हो उसको छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर लेना, उसको ही बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कभी से भी स्टार्ट कर सकते हो, कभी से भी बंद कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं 12 महीने का पीरियड। अब 12 महीने का पीरियड आप अपनी अकाउंटिंग 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी कर सकते हो, 1 जुलाई से 30 जून तक भी कर सकते हो, होली से होली, दिवाली से दिवाली, ईद से ईद, या फिर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसको भी फॉलो कर सकते हो। उसको ही हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, जिसमें हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और एक पीरियड का पूरा डेटा निकालते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, उसके रीजंस क्या थे। फिर आता हमारा फुल डिस्क्लोजर। द प्रिंसिपल requires that all significant information relating to economic affairs of the business should be completely disclosed। आप कोई भी चीजों को छुपाना नहीं है। आप पे एक केस चल रहा है, आपने छुपा लिया, आपके पास कोई एसेट टूट गई थी, आपने नहीं बताई, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो फुल्ली डिस्क्लोज करनी है, आपको कुछ भी छुपाना नहीं है। Consistency. This principle states that accounting principles and methods should remain consistent from one year to another. These should not be changed from year to year. अब आपने कोई मेथड, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट जिस ईयर में लिया है तो वही आप ईयर टू ईयर फॉलो करो। ये नहीं है कि इस ईयर में ये वाला यूज कर लिया, अगले ईयर में दूसरा अकॉर्डिंग टू दियर प्रेफरेंसेस, ठीक है, इस तरह से नहीं। आपने जो भी एक बार यूज कर लिया अब आपको वही यूज करना है ईयर टू ईयर, आपको चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन जो हम लोग चार्ज करते हैं अपनी एसेट्स पे, वो WDV से भी कर सकते हैं, SLM से भी कर सकते हैं, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड से भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट, ठीक है। तो हम लोगों को क्या चाहिए है कि अगर हमने फर्स्ट ईयर में SLM यूज किया तो अब आगे हमेशा SLM को ही यूज करो। आपने WDV यूज कर लिया तो आप WDV को ही यूज करो। आपने सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड को यूज किया तो आप उसको ही आगे तक फॉलो करो। आप ये नहीं करोगे ईयर 1 में WDV, ईयर 2 में SLM, ईयर 3 में सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड और ईयर 4 में फिर से WDV। तो ये आपको नहीं करना, आपको कंसिस्टेंट रहना है आपकी
अकाउंटिंग पॉलिसी, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, उन सबको लेकर के। फिर हमारे पास आता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ये एक ही कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल है जो कि दो चीजों के बारे में बात करता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। इन अदर वर्ड्स कंजर्वेशन इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। वो कह रहे हैं अगर आपको पता चले देयर इज अ फ्यूचरिस्टिक लॉस इन नियर फ्यूचर, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको पता लग रहा है कि फ्यूचर में कोई लॉस आ रहा है आपके लिए, तो आप उसको पहले से ही क्या करोगे, उसके लिए प्रोविजन करते रहो। जैसे कि मुझे पता है कि मुझे आज से 2 साल के बाद, मतलब 24 मंथ के बाद 5 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है, या 60 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा? अगर एकदम से मेरे पास से 60 लाख रुपए जाएंगे तो मुझे फर्क पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अभी से ही 2 साल पहले, 24 महीने पहले से ही 2.5 लाख रुपए का प्रोविजन करता चलूं, तो उस 24 महीने तक 60 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे और मैं उठा के दे दूंगा। तो वो प्रूडेंस क्या करता है कि अगर आपको कोई लॉस दिख रहा है फ्यूचर में, तो उसका तो प्रोविजन आज से ही शुरू कर दो, उसके लिए पैसा जोड़ना आज से ही शुरू कर दो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में आपको 10 करोड़ का, 1 करोड़ का, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, तो उसको आप इग्नोर कर दो। उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं कि आपने सोच के रखा कि वहां से पैसा आएगा तो हम ये कर लेंगे, उसको प्रोविजनाइज कर रहे हो, उसको कैपिटलाइज करने लग गए अभी से, वो सब चीजें नहीं करनी है। उसके बाद में क्या कहता है, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ परचेज। दूसरा ये क्या बताता है कि आप एक बिजनेस करते हो और आप पेन बेचते हो, ठीक है, आप पेन बेचते हो। अब वो जो पेन आप बेचते हो वो आप परचेज करके लाते हो 10 रुपए का, सेल आप करते हो 15 रुपए का, ठीक है। आप 10,000 पेन खरीद के लाए थे, जो कि आपने 9,500 पेन बेच दिए। 500 पेन अभी भी आपके पास बचे हुए स्टॉक पे। तो स्टॉक का तो वैल्यूएशन आपको बैलेंस शीट में लिखना होता है कि स्टॉक कितने रुपए का आपके पास, ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखना होता है। तो अब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 5,000 का दिखाओगे, या 15 से करोगे और 7,500 रुपए का दिखाओगे। ये तो क्वेश्चन आ गया। तीसरी बात और आ जाती है कि अगर अभी मैं इसको राइट नाउ बेचने जाऊं तो मुझे 8 रुपए ही मिलेंगे, तो अब आप इसको 4,000 का दिखाओगे। तो ये 3 चीजें आपको आती हैं। तो हमें यहाँ पर कंजर्वेटिव में समझाता है कि भाई आपके लिए सेलिंग प्राइस का तो कोई रेलिवेंस है ही नहीं। आप क्या करोगे, देखोगे आपकी कॉस्ट कितनी है, मतलब 10 रुपए, और आपकी एनआरवी कितनी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू की। अभी अगर हम इसको बेचने जाए तो कितना रुपए रियलाइज करेंगे, 8 रुपए। तो वो कहता है इन दोनों में से लोअर वाला ले लो, 8 रुपए, तो 4,000 रुपए पर आप अपना स्टॉक वैल्यू कर सकते हो। ये होता है कंजर्वेटिज्म। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट योर नॉलेज है 1 पेज का, आप लोग इसको भी ट्राई कर ले। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप लोग डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है जर्नल एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। और उसको करने से पहले हम लोग 5 मिनट में अपना टेस्ट योर नॉलेज को भी कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप लोग इसको कंप्लीट करके रखना, फिर हम लोग इसको मैच कर लेंगे और क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।